हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम आज जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जीओसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं उनको हमने कंपाउंड्स बोला था। और कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाइड किया था टू कैटेगरी में। कंपाउंड को हमने क्लासिफाइड किया था टू कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी थी आइए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट था अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास NaCl, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये सब के सब कंपाउंड हो गए हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में हम इनको रखेंगे। और अभी तक जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। ठीक है, लाइक प्लांट एंड एनिमल, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। तो इन कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। तो ये सब कंपाउंड हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जैसे डिफरेंट बातें करी। सबसे पहले एक वर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट का नाम क्या था? वर्जिलियस। तो वर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट आया। इसने एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया वाइटल्स फोर्स थ्योरी। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करी। इसने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी बिकॉज सम मिस्टीरियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैबोरेटरी में नहीं बना सकते क्योंकि इनके पीछे कुछ मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय फोर्सेज होती है इनकी फॉर्मेशन के पीछे। और इन मिस्टीरियस फोर्स को इसने नाम दिया वाइटल फोर्स का। तो क्या बोला इसने? he state that
organic compound cannot be prepared in the laboratory because some mysterious forces is responsible for their formation, and this mysterious force is called vital force. इन मिस्टीरियस फोर्स को इसके नाम दिया वाइटल फोर्स। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था तो कोई इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा था। इन 1828 एक जर्मन केमिस्ट क्या नाम था इस जर्मन केमिस्ट का? इसका नाम था बोहलर। ठीक है, क्या नाम था इस जर्मन केमिस्ट्री का? बोहलर। This German chemist accidentally prepared an organic compound urea in the laboratory. Accidentally prepare an organic compound कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इसने? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लैबोरेटरी। ठीक है, कैसे बनाया इसने, आइए बात करते हैं। ये एक्चुअल में बनाने कुछ और जा रहा था। इसने क्या किया, अमोनियम सल्फेट लिया। ये एक्चुअल में रिएक्शन कर रहा था अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कर रहा था किसके साथ? पोटासियम साइनेट के साथ। तो ये बनाना कुछ और चाह रहा था। क्या बनाना चाह रहा था? ये अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन जब इसने पोटासियम साइनेट के साथ किया, दिस इज प्लस माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कैटायन एनायन के साथ एनायन कैटायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां पे बन गया हमारे पास अमोनियम साइनेट। दिस इज अमोनियम साइनेट प्लस यहां पे साथ में बन गया पोटासियम सल्फेट। ये बनाना क्या चाह रहा था? ये बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट। एक्चुअल में इसको ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी के अंदर बनाना था, लेकिन यहां पे एक्सीडेंटली हुआ क्या कि ये जैसे जैसे इस अमोनियम साइनेट को हीट करता गया, इस अमोनियम साइनेट को हीट करता गया तो बहुत ज्यादा हीट पे ये कंपाउंड रीअरेंज हो गया यहाँ पे। और ऐसे रिएक्शन को हम आगे चल के बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद कुछ इस तरह की रीअरेंजमेंट हुई और आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड
इसका नाम है यूरिया। इस यूरिया का फॉर्मेशन हो गया और एक किस कंपाउंड से हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे होगी, लैब के अंदर। किसने करा, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है, बोलर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसने क्या करा, जो बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या होगी, खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई। क्यों, क्योंकि उसने जो बोला था, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग हो चुकी थी। उसने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी बिकॉज सम मिस्टीरियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन। लेकिन बोलर ने क्या करा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। तो हमारे से पूछा जा सकता है, इवन ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी। तो चलिए लिख देते हैं इसको। सो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड to be prepared in the laboratory। ये बना था एक्सीडेंटली, लेकिन बन गया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर इन द लैबोरेटरी। तो अगर हमने लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब जो हम पहले बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम, तो वो भी क्या हो गई, वो डेफिनेशन भी कोलैप्स हो गई। एक न्यू डेफिनेशन आया, मॉडर्न डेफिनेशन आया, मॉडर्न डेफिनेशन आया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या था मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दीज आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, are the compound of hydrocarbon and their derivative ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव एंड branch of chemistry which deal with the study of organic compound which deal with the study of organic compound is known as organic chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे देखते हैं थोड़ी देर में, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ी देर में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी स्टडी है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो आइए बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं।
व्हाट इज हाइड्रोकार्बन देखते हैं। यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दो एसेंशियल एलिमेंट है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, रेस्ट एलिमेंट और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जो रेस्ट एलिमेंट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट एलिमेंट कौन कौन सकते हैं, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, तो ये रेस्ट एलिमेंट है। लेकिन जो एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दीज आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको जनरली हमने दो क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। जनरली हम हाइड्रोकार्बन को दो क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। एक होते हैं अपने पास सैचुरेटेड, एक है, फर्स्ट है अपने पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड होते हैं अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात कर लेते हैं, इनको हमने दो क्लास में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट है मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड है अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या समझते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड कार्बन आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल है अपने पास एल्केन, ठीक है। एल्केन में क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सभी सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाते हैं अभी, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो एक होता है अपने पास अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्कीन, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इनको हम बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, उसको सैचुरेटेड बोला जाएगा। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है तो उसको एल्कीन बोला जाएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो उनको एल्काइन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, ये क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे
एल्केन, जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, दैट इज CnH2n प्लस 2। ठीक है, तो ये होता है आपका CnH2n प्लस 2, वेयर n का जो वैल्यू स्टार्ट होता है दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, n का वैल्यू 1 पुट कर दो, C1H4 मतलब दिस इज CH4। तो ये इस फैमिली का पेरेंट मेंबर है जिसका नाम होता है मीथेन। अभी हम आईयूपैक नेम में ये बातें सीखेंगे। दिस इज द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस एल्केन फैमिली, फर्स्ट मेंबर। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, तो ये बन जाएगा अपने पास C2H6 जिसका नाम होता है इथेन। अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा C3H8 जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन। अगर n का वैल्यू 4 पुट कर दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा C4H10 जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। इसी तरह n की वैल्यू 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Cn। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। अब डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक कार्बन में डबल बॉन्ड हम नहीं दिखा सकते, तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2। तो n का वैल्यू यहाँ पे कहां पे स्टार्ट होगा, 2 से। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट कर दूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H4, C2H4, और इसका नाम होता है इथीन। ये इस एल्कीन फैमिली का पेरेंट मेंबर है। 3, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, C3H6, दिस इज प्रोपेन। इसी तरह n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा C4H8, ये बन जाएगा अपने पास ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह n की वैल्यू 5 6 7 एंड सो ऑन आप लोग पुट करके यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। एल्काइन, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे भी अब कार्बन और कार्बन के बीच में अपने को ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिखाना है, तो एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी n का वैल्यू आपका 2 3 4 एंड सो ऑन। n का वैल्यू 2, फॉर्मूला बन जाएगा क्या, C2H4-2, 4 में से 2 चले गए 2, तो C2H2, इसका नाम होता है, दिस इज पेरेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, एल्काइन फैमिली, और इसका नाम होता है इथाइन। अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दूं फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H4 और दिस इज प्रोपाइन। इसी तरह आप लोग n का वैल्यू 4 5 6 पुट कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन की बात करिए। हमने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास है CH4, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के उसकी जगह कोई ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस कर दिया,
कोई ग्रुप मैंने लगा दिया। अब ये ग्रुप क्या हो सकता है आपका, ये ग्रुप आपका OH हो सकता है, ये आपका NH2 हो सकता है, ठीक है, ये आपका CH3 हो सकता है, ये आपका OR हो सकता है। तो कोई ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया इसके। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो मिथेलोन बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन गए, डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सब के आगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए बात करते हैं यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन की। तो इनको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला जो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किस चीज के बारे में बताता है, एक्चुअल रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक्चुअल रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल रेशो के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, CH4। इसी तरह इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इस तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। इस तरह मैं यहाँ पे बात करूं इथाइन, ठीक है, तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो यहाँ पे जो आपके पास ऐसा फॉर्मूला जो एटम के एक्चुअल रेशो के बारे में बताता है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड जो होता है अपने पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड जो होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला या कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला। या इसको हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला के नाम से भी मैं इसको जानते हैं। तो इस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जैसे मुझे इथेन का मुझे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था C2H6। अब मुझे इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, तो पहले तो 2 कार्बन बना दीजिए। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी, 4। तो अभी दोनों कार्बन के पास कितने बॉन्ड बना दिए, 1। तो क्या करते हैं, इसको 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन दे दिए मैंने इसको, 3। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 4? यस, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो दोनों कार्बन की क्या हो चुकी है,
वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको एक्सपैंड करके, उसको ओपन करके लिख लिया। तो इस तरह के फॉर्मूला को नाम दिया जाता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मुझे C2H4 दैट इज इथीन का मुझे एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करता हूं, पहले कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन और इसको दे देते हैं, मीन दोनों कार्बन को दो दो हाइड्रोजन दे दीजिए। तो अभी क्या देखिए, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये बॉन्ड दोनों में कॉमन है। तो क्या है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, इन का मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों का जो कोवैलेंसी है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड और फोर्थ, उसको हम बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF। कंडेंस का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल को कंडेंस कर देना, इकट्ठा कर देना। तो जैसे इथेन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी ऊपर, इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हमारे पास C2H6, ठीक है, C2H6, इसका मुझे कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, ऐसे कंडेंस करके CH3, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है। अपने को पता है कि ये कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है इधर, ठीक है। तो दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब जो भी बॉन्ड हम यहाँ पे दिखा रहे थे, देखो यहाँ पे हम क्या थे, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन में बॉन्ड दिखा रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड कंडेंस करके लिखा जाएगा। जो कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन है उनको कंडेंस करके यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ टाइप का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम केस में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही गिवन होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही गिवन होता है। जैसे मुझे C2H6 दैट इज इथेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना होगा, तो कैसे 1, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और जितने हाइड्रोजन वहां पे बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे वो ऑलरेडी वहां पे है। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ C2H6। इस तरह मेरे पास है C3H8, अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है तो ये 1, दिस इज, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, और जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे ऑलरेडी है यहाँ पे। इस तरह C3 C4H एंड 10, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर मुझे रिप्रेजेंट 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड कार्बन, और जितने भी कार्बन है उनके पास जितने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होंगे ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है बात। इस तरह C5H12, तो यहाँ पे इसका अगर हम कंडेंस्ड या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना चाहें तो दिस इज 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, and each carbon has the hydrogen which is required to complete its covalency। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए सभी के पास उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, जैसे
मुझे गिवन है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और अपने को उसका कंडेंस उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को अपने को कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला अपने को लिखना है, जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अपने को गिवन है। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अपने को गिवन है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला गिवन है अपने को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अपने को गिवन है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और अपने को क्या लिखना है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को अपने को कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना। जैसे सबसे पहले मेरे पास गिवन है यहाँ पे दिस इज प्लस, मान लीजिए ये अपने को गिवन है। ठीक है, जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या है, अपने पास प्लस है। ठीक है, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अगर हम देखें तो देखिए ये कार्बन, ये इधर कार्बन, ये इधर कार्बन, ये इधर कार्बन, ये इधर कार्बन। आइए देखते हैं, दिस इज कार्बन, इस कार्बन के साथ यहाँ पे है कार्बन, इधर भी है अपने पास कार्बन, इधर भी है अपने पास कार्बन और इधर भी है अपने पास कार्बन। ठीक है, ये बन गया अपने पास प्लस। देखो अब देखिए हाइड्रोजन कितने कितने हैं वहां पे, ये देखना पड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी अभी 1 है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, इसको भी 3 हाइड्रोजन दे दो, इसको भी 3 हाइड्रोजन दे दो और इसको भी 3 हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन चुका है। सेकंड आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे दिस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो पहले क्या करिए, कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन हमने बना दिए। टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को, टर्मिनल वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दो और बीच में जो हाइड्रोजन है उनको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। तो ये बन चुका है इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास 2 प्लस ले लेते हैं। तो 2 प्लस का मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। आइए बनाते हैं, पहले बीच में देखते हैं, ये कार्बन ये दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन में देखिए, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन इधर, इसमें भी एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक है, अब जितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टर्मिनल वाले को 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करिए, 1 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इसने 1 बॉन्ड बनाया है, इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इसने भी 1 बॉन्ड बनाया है, इसको भी 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है भाई अपने पास ये है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, देखो ये कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। ठीक है, तो पहले बीच में जो कार्बन है, एक कार्बन, ये दूसरे कार्बन के साथ, इधर देखो एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इसके पास भी एक कार्बन, इसके पास इधर एक कार्बन। अब बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दो। ईच कार्बन हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने वहां पे चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा। 1 2 3, इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा। इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है।
अगर आप एक बार प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ईजी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्वास्तिक। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे कार्बन, इसके साथ यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर कार्बन, ये कार्बन, इधर कार्बन। हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करूं? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करूं? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करूं? 2। टर्मिनल पे 3, ये नॉन टर्मिनल पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो बन चुका है अपने पास। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे मेरे पास दिस इज, ये ऐसे डबल लाइन लिखी है, तो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो बना दीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह ऐसे लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, तो 3 कार्बन बना दीजिए, और इन लास्ट के कार्बन में कार्बन और कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना है, मतलब इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे 1 2 3, इसको 1 हाइड्रोजन दे दो, 1 2, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब दिस इज कार्बन 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 कार्बन, तो 4 कार्बन है, बना दीजिए 1 2 एंड ये जो बीच वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन बीच वाला, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो लगा दीजिए यहाँ पे, इसको दे दीजिए 3 हाइड्रोजन, इसको दे दीजिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे बीच में अगर हम देखें तो 1 2 3 मीन 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो बना दीजिए 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2, इसको 2 हाइड्रोजन दो, इसको 1 हाइड्रोजन दो, इसको 1 हाइड्रोजन दो, और इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरह ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ एल्काइन के भी देख लेते हैं, ये आप लोग क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरह जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लाइन लिखा है, 1 बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों को 1 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कौन सा केस बन चुका है अपने पास? एल्काइन का। ठीक है, इसी तरह अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 और ये आपका इधर 3, तो इस कार्बन को दे दीजिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 एंड 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। टर्मिनल पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास अगर ये एग्जांपल गिवन है इस तरह से, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 1
2 3 4 और बीच वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। बीच वाले हाइड्रोजन का 1 2 3 4 1 2 3 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। नेक्स्ट है अपने पास जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ मतलब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो बना दीजिए कार्बन 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 और कार्बन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसी तरह जैसे मुझे ये गिवन है 4 मेंबर रिंग, साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। दिस इज H2 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 एंड H2। इसी तरह अगर मान लीजिए ये गिवन है अपने को डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, तो इसका मतलब ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। आइए बना लेते हैं। से पहले तो एक साइक्लिक रिंग बना देते हैं जिसमें ये के डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखे तो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये आपका 6 मेंबर रिंग है। 1 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे 6 कार्बन बना लो। यहाँ पे हर कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन दे दो, सभी कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन दे दो, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास है इस तरह से लिखा हुआ, जिसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला, जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 बना देते हैं। पहले तो 6 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6, ठीक है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। अब आइए हाइड्रोजन ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे अगर देखें 1 2 3, इसको एक हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन 1 2 3, इसको एक हाइड्रोजन दे दो। 1 2 3, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।